जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ था, खासकर बिहार से। तो इस वीडियो में भी हम लोग उसी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कर नहर के पानी से सिंचाई के बदले लिया जाता था। निम्न में से कौन सा कर नहर के पानी से सिंचाई के बदले में लिया जाता था। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका बैठ माफी, दूसरा है पैन खर्च, तीसरा है मटवन और चौथा है सगौरा। तो कौन सा कर लिया जाता था नहर के पानी से सिंचाई के बदले में? तो वो कर था पैन खर्च, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सलामी प्रति बीघा कितने रुपए की दर से वसूला जाता था। सलामी प्रति बीघा कितने रुपए की दर से वसूला जाता था। तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, चौथा है 5, तीसरा है 5 और चौथा है 6। तो सलामी प्रति बीघा कितने रुपये की दर से वसूला जाता था? तो 3 रुपये की दर से वसूला जाता था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा कर प्रति 1 रुपये मालगुजारी पर 1 आना की दर से लिया जाता था। तो पहला ऑप्शन है पैन खर्च, दूसरा है सलामी, तीसरा है बेट माफी और चौथा है बांध बेहरी। तो कौन सा कर था प्रति 1 रुपये मालगुजारी पर 1 आना दर से लिया जाता था? तो बांध बेहरी, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा कर कृषकों से हल के बदले सालाना लिया जाता था। तो पहला ऑप्शन है बांध बेहरी, दूसरा है बेट माफी, तीसरा है पैन खर्च और चौथा कर है आपका माल गुजारी। तो कौन सा कर लिया जाता था? तो निम्न में से कौन सा कर कृषकों से हल के बदले सालाना लिया जाता था? तो बेट माफी, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बेट माफी सालाना कृषकों से कितना लिया जाता था। बेट माफी सालाना कृषकों से कितना लिया जाता था। पहला ऑप्शन है 3 रुपया, दूसरा है 4 रुपया, तीसरा है 5 रुपया और चौथा है 6 रुपया। तो कितना लिया जाता था? तो ये 3 रुपया लिया जाता था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराधिकारी कर था। निम्न में से कौन उत्तराधिकारी कर था। तो पहला ऑप्शन है बांध बेहरी, दूसरा है मरवन, तीसरा है बेट माफी और चौथा है बपही पुतही। तो कौन सा था? निम्न में से कौन उत्तराधिकारी कर था? तो बपही पुतही, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा कर लड़की की शादी के समय कोठी वाले द्वारा 1 रुपये की दर से लिया जाता था। तो पहला ऑप्शन है शगुन, दूसरा है कलेवा, तीसरा है सगाई, चौथा है मरवन। तो कौन सा कर? तो मरवन कर, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा कर किसी विधवा की सगाई के बदले 5 रुपये की दर से वसूल किया जाता था। तो पहला ऑप्शन है सगौरा, दूसरा है विदुर, तीसरा है अकेला, चौथा है जब्ती। तो कौन सा कर? तो सगौरा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। सगौरा कर लिया जाता था विधवा की सगाई के बदले में 5 रुपये की दर वसूला जाता था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसकी पेराई हेतु कोल्हू रखने वाले से 1 रुपये की दर से कर वसूला जाता था। तो तीसी, दूसरा है सरसों, तीसरा है राई, चौथा है गन्ना। तो कौन सा? तो तीसी की पेराई हेतु, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बाटछपी कर निम्न में से किसकी बिक्री पर वसूल किया जाता था? तो पहला ऑप्शन है नमक, दूसरा है दूध, तीसरा है तेल, चौथा है बी और सी दोनों। तो कौन सा होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे होगा बी और सी दोनों, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर रैयतों को कोठी वालों की बीमारी के खर्च के लिए देना पड़ता था? तो पहला ऑप्शन है हावी, दूसरा है नेमत, तीसरा है सरना और चौथा है केवट। तो कौन सा कर? तो हावी कर, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हावी कर दिया जाता था, यानी ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा कर मालगुजारी की रसीद के साथ 1 आना प्रति रसीद की दर से वसूला जाता था या वसूल किया जाता था? तो पहला ऑप्शन है सोंधन, दूसरा है धराई, तीसरा है सीता, चौथा है सरिदावन। तो कौन सा कर? तो सरिदावन, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कब मिल्हो के अत्याचार के खिलाफ किसानों द्वारा एक गुप्त संगठन स्थापित किया गया था? तो कब किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 1905 से 6 ईस्वी में, दूसरा है 1907 से 8 ईस्वी में और तीसरा है ऑप्शन 1908 से 1969 में और चौथा है 1909 से 1910 में। तो कब किया गया था? तो ये गठन किया गया था 1907 से 8 के बीच में, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कि समाचार पत्र के माध्यम से सरकार का ध्यान नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा की ओर खींचा गया? तो पहला ऑप्शन है मूनलाइट, दूसरा है सर्च लाइट, तीसरा है बिहारी, चौथा है सोम प्रकाश। तो किस समाचार पत्र के माध्यम से? तो बिहारी के माध्यम से, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा हम लोगों का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी समाचार पत्र में किसने नील की खेती करने वालों की दुर्दशा के बारे में लिखा था? तो किसने लिखा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन महेश ठाकुर ने, दूसरा है महेश नारायण ने, तीसरा है दीनबंधु मित्रम ने और चौथा है मोहम्मद शफी अहमद ने। तो किसने लिखा था? तो महेश नारायण ने। बिहारी समाचार पत्र में किसने नील की खेती करने वालों की दुर्दशा के बारे में लिखा था? तो महेश नारायण ने लिखा था, यानी यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने गांधी जी को नील के किसानों की स्थिति से अवगत कराया था? तो पहला ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल ने, दूसरा है मौलाना मजहरुल हक ने, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद ने, चौथा है हसन इमाम ने। तो किसने नील के किसानों की स्थिति के बारे में गांधी जी को अवगत कराया था, यानी बताया था? तो किसने? तो राजकुमार शुक्ल ने, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल ने कानपुर में किससे मिलकर चंपारण के कृषकों के शोषण के बारे में बताया? तो पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलकर। तो किससे मिलकर? तो गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलकर इन्होंने चंपारण के कृषकों के शोषण के बारे में बताया था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, गणेश शंकर विद्यार्थी किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका प्रताप, दूसरा है प्रकाश, तीसरा है प्रशांत, चौथा है परीक्षा। तो किस समाचार पत्र के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी? तो प्रताप के, यानी ए ऑप्शन सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है शताब्दी में, दूसरा है सतबरिया में, तीसरा है
जटवा जनेरा में और चौथा है सिकटा में। तो कहाँ हुआ था? राजकुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? सतबरिया में, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, गांधी जी कब चंपारण पहुँचे? गांधी जी कब चंपारण पहुँचे? तो पहला ऑप्शन है 10 जनवरी 1917 को, दूसरा है 18 मार्च 1917 को, तीसरा है 15 अप्रैल 1917 को, चौथा है 26 जून 1917 को। तो गांधी जी कब चंपारण पहुँचे? तो 15 अप्रैल 1917 को, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुँचे थे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, कब चंपारण के किसानों की स्थिति जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 10 जून 1917, दूसरा ऑप्शन है 18 अप्रैल 1917, तीसरा ऑप्शन है 15 मार्च 1917 और चौथा है ऑप्शन 11 जनवरी 1917। तो कब चंपारण के किसानों की स्थिति जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया था? तो 10 जून 1917 को, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चंपारण के किसानों पर गठित जांच समिति का सदस्य था? तो पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है राजकुमार शुक्ल, तीसरा है ब्रजकिशोर प्रसाद और चौथा ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी। तो कौन थे? तो महात्मा गांधी थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंपारण किसानों पर बनी जांच समिति की रिपोर्ट को कब सार्वजनिक किया गया? तो पहला ऑप्शन है 16 मई 1917 को, दूसरा है 20 जुलाई 1917 को, तीसरा है 11 जुलाई 1917 को, चौथा 18 अक्टूबर 1917 को। तो चंपारण के किसानों पर बनी जांच समिति की रिपोर्ट को कब प्रकाशित किया गया था? तो ये प्रकाशित किया गया था 18 अक्टूबर 1917 को, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, चंपारण के किसानों की स्थिति में क्या बदलाव आया? तो पहला ऑप्शन है 3 कठिया प्रणाली का अंत, दूसरा है रैयतों का लगान घटा दिया गया, तीसरा है अन्य करों को अवैध घोषित कर दिया गया, चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो चंपारण के किसानों की स्थिति में क्या बदलाव आया? तो तीनों बदलाव आया, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा हम लोगों का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 18 जनवरी 1929 को, दूसरा है 12 मार्च 1929 को, तीसरा है 20 मई 1929 को और चौथा है 18 जून 1929 को। तो कब हुई थी? तो 20 मई 1929 को हुई थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन किया था? तो पहला ऑप्शन है ईरान ने, दूसरा है तुर्की ने, तीसरा है मिस्र ने, चौथा है अरब ने। तो किसने किया था? तो तुर्की ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन किया था तुर्की ने, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन 1918 में, दूसरा है 1919 में, तीसरा है 1920 में, चौथा है 1921 में। तो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो पहला ऑप्शन है हसन इमाम के, दूसरा है मौलाना जौहर अली और तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है मौलाना मोहम्मद अली। तो किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो ये हुआ था महात्मा गांधी की अध्यक्षता में, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कहाँ अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है पटना, तीसरा है आगरा, चौथा है बॉम्बे। तो कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना के
अंजुमन इस्लामिया हॉल में कब खिलाफत आंदोलन संबंधी सभा का आयोजन हुआ था? तो पहला ऑप्शन 18 मार्च 1919 को, दूसरा है 12 मई 1919 को, तीसरा 21 जून 1919 को और चौथा है 30 नवंबर 1919 को। तो कब हुआ था? तो पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में 30 नवंबर 1919 को खिलाफत आंदोलन संबंधी सभा का आयोजन हुआ था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोगों का पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है शफी इमाम, दूसरा ऑप्शन है हसन इमाम और तीसरा ऑप्शन है मौलाना महजरुल हक और चौथा है मोहम्मद यूनुस। तो कौन थे? तो हसन इमाम थे। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई सभा के अध्यक्ष हसन इमाम थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार आंदोलन के दौरान कब पूरे बिहार में हड़ताल हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 19 मार्च 1920 को, दूसरा है 21 जून 1920 को, तीसरा है 11 अगस्त 1920 को, चौथा है 15 नवंबर 1920 को। तो कब हुई थी? तो 19 मार्च 1920 को हुई थी। खिलाफत आंदोलन के दौरान बिहार में हड़ताल हुई थी 19 मार्च 1920 को, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अप्रैल 1920 में किस खिलाफत नेता का पटना में आगमन हुआ था? तो पहला ऑप्शन है मौलाना साद का, दूसरा है मौलाना जौहर अली का, तीसरा है हसन इमाम का, चौथा है मौलाना शौकत अली का। तो किस नेता का पटना में आगमन हुआ था? तो मौलाना शौकत अली का, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खिलाफत आंदोलन के समर्थक थे? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है मोहम्मद शफी, तीसरा है धरणीधर प्रसाद, चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो निम्न में से कौन खिलाफत आंदोलन के समर्थक थे? तो ये तीनों थे, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन 1918 ईस्वी को, दूसरा 1919 ईस्वी को, तीसरा 1920 ईस्वी को और चौथा है आपका 1921 ईस्वी को। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 ईस्वी को, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है मुंगेर में, दूसरा है भागलपुर में, तीसरा है गया में, चौथा है पटना में। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भागलपुर में, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है मौलाना मजरुल हक, दूसरा है हसन इमाम, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद, चौथा है श्री कृष्ण सिन्हा। तो कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन में किसने असहयोग संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो पहला ऑप्शन है हसन इमाम ने, दूसरा है बाबू धरणीधर ने, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, चौथा है शाह मोहम्मद जुबैर ने। तो किसने 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन में असहयोग संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो बाबू धरणीधर ने किया था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन में असहयोग संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है शाह मोहम्मद जुबैर ने, दूसरा है गुलाम इमाम ने, तीसरा है बाबू गौरव प्रसाद ने और चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो किसने किया था? तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी तीनों ने किया था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कलकत्ता कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन से पूर्व देश के किस प्रांत ने असहयोग संबंधी प्रस्ताव पारित कर लिया था? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आपका मद्रास ने, दूसरा है गुजरात ने, तीसरा है बिहार ने। तो किसने कर लिया था?
तो गुजरात और बिहार ने कर लिया था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, असहयोग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु व्यवहारिक योजना पर एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के सदस्य कौन थे? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है मौलाना मजरुल हक, तीसरा है शाह मोहम्मद जुबैर और चौथा है बी और सी तीनों। तो कौन थे? तो ये तीनों थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया? तो पहला ऑप्शन है नागपुर, दूसरा है बॉम्बे, तीसरा है पटना, चौथा है कलकत्ता। तो किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग, किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को पूर्ण स्वीकृति प्रदान की गई? तो पहला ऑप्शन है बॉम्बे, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है नागपुर, चौथा है दिल्ली। तो किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को पूर्ण स्वीकृति प्रदान की गई? तो नागपुर अधिवेशन में, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है आपका राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा है हसन इमाम, चौथा है दादा भाई नौरोजी। तो कौन थे? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसान परिषद की उम्मीदवारी से किसने नाम वापस ले लिया था? तो पहला ऑप्शन है गोरख प्रसाद ने, दूसरा है मोहम्मद शफी ने, तीसरा है मौलाना मजरुल हक ने। तो किसने वापस ले लिया था? तो इन तीनों ने ले लिया था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसने अपनी वकालत छोड़ दी? तो श्री कृष्ण सिंह ने, दूसरा ऑप्शन है मथुरा प्रसाद ने, तीसरा है दीप नारायण सिंह ने और चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप इन तीनों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, यानी डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कब गांधी जी बिहार आए और उन्होंने बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय एवं बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया? तो पहला ऑप्शन है 1917 में, दूसरा है 1919 में, तीसरा है 1921 में, चौथा है 1923 में। तो कब गांधी जी बिहार आए और उन्होंने बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय एवं बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया? तो 1921 में आए थे वो, 1921 में बिहार आए थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन है हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ का कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? बिहार विद्यापीठ का कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का राजेंद्र प्रसाद को, दूसरा है मौलाना मजरुल हक को, तीसरा है शफी इमाम को, चौथा है ब्रजकिशोर प्रसाद को। तो किसे किया गया था? तो मौलाना मजरुल हक को किया गया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार विद्यापीठ के प्रतिकुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो पहला ऑप्शन है ब्रजकिशोर प्रसाद को, दूसरा है शफी इमाम को, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद को, चौथा श्री कृष्ण सिंह को। तो किसे किया गया था? ब्रजकिशोर प्रसाद को, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 1921 में राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर गांधी जी द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? तो पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण को, दूसरा है उदित तिवारी को, तीसरा है हसन इमाम को, चौथा है राजेंद्र प्रसाद को। तो किसे किया गया था? गांधी जी द्वारा नियुक्त तो राजेंद्र प्रसाद को किया गया था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो है हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला है हम लोग का प्रश्न,
जुलाई 1922 तक कहाँ केवल 6 राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए थे? तो पहला ऑप्शन है भागलपुर में, दूसरा है मुंगेर में, तीसरा है गया में, चौथा है पटना में। तो कहाँ खोले गए थे? तो मुंगेर में खोले गए थे। जुलाई 1922 तक कहाँ केवल 6 राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए थे? तो मुंगेर में, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार तिलक स्वराज कोष समिति के संयोजक कौन थे? बिहार तिलक स्वराज कोष समिति के संयोजक कौन थे? तो पहला ऑप्शन श्री कृष्ण सिंह, दूसरा ऑप्शन है आपका राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है शाह मोहम्मद जुबैर और चौथा है हसन इमाम। तो कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रिंस ऑफ वेल्स कब पटना आए थे? प्रिंस ऑफ वेल्स कब पटना आए थे? तो पहला ऑप्शन है 22 मार्च 1921 को, दूसरा है 10 जून 1921 को, तीसरा 18 अगस्त 1921 को, चौथा है 22 दिसंबर 1921 को। तो कब आए थे प्रिंस ऑफ वेल्स पटना? तो 22 दिसंबर 1921 को आए थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है गया में, दूसरा है रांची में, तीसरा है पटना में, चौथा है हजारीबाग में। तो कहाँ हुआ था बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन? तो ये हुआ था हजारीबाग में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो हुआ था वो हजारीबाग में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।